हेलो साथियों, नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आधुनिक इतिहास की चर्चा चल रही थी। आधुनिक इतिहास के कार्यकाल में लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ही भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी आता है, जिसका हमारे भारतीय संविधान पर, जो आज भारत में, स्वतंत्र भारत में संविधान लागू है, लगभग 85 से 90% भारत शासन अधिनियम 1935 के ही भाग उसमें लिए गए हैं। उनमें कौन कौन सी बातें की गई थी, उन 8-9 पॉइंटों की चर्चा विस्तृत से करेंगे। अर्थात जो ये भारत शासन अधिनियम लागू हुआ है, इसका प्रावधान ब्रिटिश सरकार द्वारा जॉन साइमन की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत भेज करके साइमन कमीशन से इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बात की गई थी कि अगला जो भारत शासन अधिनियम 1935 में आएगा, उसकी क्या आवश्यकता है कि जिसको इसमें डाल दिया जाए, जो भारत की जनता के हितों में हो, उन कानूनों को तथा उन प्रावधानों को इसके अंदर रखा जाए। तथा जो 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र आया था, अर्थात चार्टर अधिनियम 1919 आया था, उसकी समीक्षा भी करनी थी, क्योंकि 1919 के चार्टर एक्ट के बाद लगातार विद्रोह का कार्यकाल रहा है। उग्रवादी तथा उदारवादी दोनों के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के लगातार संघर्ष किए जाते रहे हैं। इसीलिए जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसका जो है, केवल ये जानने के लिए, इसकी जानकारी एकत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा। 1927 ईस्वी में गठन हुआ था साइमन कमीशन का। उसने इसकी रिपोर्ट देने के बाद ही ब्रिटिश सरकार द्वारा अगला भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया है। ये भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसको जान लीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये था कि 1919 के चार्टर अधिनियम में सबसे ज्यादा विरोध क्या हुआ कि जो प्रांतों में ब्रिटिश सरकार लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी थी। अर्थात प्रांतीय कानूनों पर भी किसका नियंत्रण रहता था? गवर्नर जनरल की, अर्थात संघीय विधानमंडल। उसमें दोनों को विधानमंडल कहते थे, संघीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल। जो संघीय विधानमंडल थे, उस पर उसका कानून कहां तक स्थापित होता था? प्रांतीय कानूनों में भी हस्तक्षेप करने में स्वतंत्र थे। अर्थात द्वैध शासन की व्यवस्था थी। प्रांतीय सरकारें अपने राज्य की, अर्थात अपने प्रांत की स्वयं के कानून बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं थी। उन पर संघीय सरकार या गवर्नर जनरल की काउंसिल परिषद का हस्तक्षेप होता था। किसमें वर्णन है ये? 1919 के चार्टर अधिनियम में। इस 1919 के चार्टर अधिनियम में जो द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, इस द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। क्या यह व्यवस्था आज की स्थिति में लागू है भैया? बिल्कुल लागू है। प्रांतों के द्वारा, जो वर्तमान में प्रांत हैं, प्रांत संविधान में जो वर्णन है, भारत एक राज्य है। उत्तर प्रदेश या तभी जो हमारे राज्य जिनको हम कहते हैं, प्रांत आज भी हैं। देखिए, भारत की संख्या क्या है? राज्यों का संघ होगा। भारत किसका संघ होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों के पास 4 चीजें हो चाहिए। उनकी संप्रभुता हो, तभी वो राज्य माना जाएगा। भारत के पास संप्रभुता खुद की है, इसलिए भारत क्या है? एक राज्य है। उत्तर प्रदेश की संप्रभुता नहीं है। राज्य की कंडीशन क्या है? उसकी स्वयं की संप्रभुता होनी चाहिए। भारत एक प्रांत, उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रांत है। संप्रभुता उत्तर प्रदेश की व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि ये भारत के प्रांत के अधीन है। अर्थात ये प्रांत है किसका? भारत का। राज्य कौन है? भारत है। ये बात समझ में आ गई? तो प्रांतों के प्रति अगर संप्रभुता नहीं है तो भारत के अधीन है, अर्थात भारत के अंदर आने वाले सभी प्रांत हैं ये। ठीक, ये बात समझ में आ गई? तो क्या उत्तर प्रदेश किसी भी कानून को बनाएगा तो सभी कानूनों में क्या संघ सरकार हस्तक्षेप आज कर रही है? नहीं कर रही है। तो यही बात भारत शासन अधिनियम 1935 से ये चीज दी गई है। इसमें भी ये कहा गया, 1919 में ये कहा गया था कि जो प्रांतीय विधानमंडल कानून बनाएंगे, उसमें संघीय विधानमंडल हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन पहला काम यही किया गया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। तथा दूसरा काम किया गया, अखिल भारतीय संघ कैसे बने? अखिल भारतीय संघ की स्थापना में जो ब्रिटिश प्रांत के 11 ब्रिटिश प्रांत थे इस समय इनके पास, 11 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे इनके पास। तो 4 की जगह इन्होंने 6 की कमिश्नरी प्रांत, जब स्वतंत्र भारत हुआ है तो 4 कमिश्नरी प्रांत इनके पास बचे थे। लेकिन जब ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 में कर रहे हैं, उस समय 6 कमिश्नरी प्रांत को बना रहे हैं। 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी प्रांतों को मिलाकर, तथा उन देशी रियासतों पर, प्रश्न सुनना, तथा उन देशी रियासतों पर जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार या अखिल भारतीय संघ में शामिल होना चाहती हैं,
उनको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ अर्थात एक अखंड भारत का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। लेकिन प्रांतों तथा जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, इनको अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। क्यों? क्योंकि चीफ कमिश्नरी प्रांत और अखिल भारतीय संघ के 11 ब्रिटिश प्रांत ये किसके अधीन है? ये दोनों अधीन है किसके? ब्रिटिश सरकार के। लेकिन जो देसी रियासतें हैं, जहां पर क्षेत्रीय राजा राज कर रहे हैं, वो ब्रिटिश प्रांत के अधीन नहीं है। भले ही कर दे रहे हों, लेकिन सभी उनके कानूनों को मानने के लिए वो देसी रियासत के राजा बाध्य नहीं है। इसीलिए जो देसी रियासतों के राजा थे, उनके लिए इस अखिल भारतीय संघ में शामिल होना ऐच्छिक था। मतलब वो अपनी इच्छा के अनुसार इस अखिल भारतीय निर्माण में शामिल हो भी हो सकते हैं, और वो चाहे तो ना भी शामिल हो सकते हैं, अलग रहकर अपने प्रांतों में शासन कर सकते हैं। पहली बात क्या की गई? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसमें कौन कौन थे भैया? ब्रिटिश प्रांत कितने थे? नंबर 1 ब्रिटिश प्रांत 11 हैं। चीफ कमिश्नरी प्रांत कितने हैं? जब स्वतंत्र भारत हुआ है तो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं, लेकिन इस समय 6 चीफ कमिश्नरी प्रांतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जा रहा। कब की घटना है? 1935 ईस्वी में। चीफ कमिश्नरी प्रांत चीफ कमिश्नरी प्रांतों की संख्या 6 है, तथा इसमें यह भी कहा गया कि वह देसी रियासतें जो अपनी इच्छा के अनुसार इस अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित हो सकती हैं, वो इसको जो है सम्मिलित होकर के अखिल भारतीय संघ का निर्माण करें। लेकिन ये ऐच्छिक है। देसी रियासतों का सम्मिलित होना, देसी रियासतों के लिए अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था। ऐच्छिक मतलब क्या हुआ? ऐच्छिक जैसे विषय पढ़े होंगे 10th में, ऐच्छिक विषय तथा अनिवार्य विषय। तो ये जो ब्रिटिश प्रांत दिख रहे हैं और कमिश्नरी प्रांत दिख रहे हैं, इनके लिए तो अनिवार्य था कि आप इस अखिल भारतीय प्रांत में शामिल होगे, अर्थात अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने में आप सहयोग करोगे। लेकिन देसी रियासतों के लिए अनिवार्य नहीं था। आप इसमें शामिल हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते हैं। शामिल होना ऐच्छिक था। अभी लिखना मत बिटिया, पहले इसको समझ लीजिए। ये ऐसा चीज है जिस पर संविधान की अवधारणा टिकी हुई है। इसी भारत शासन अधिनियम से ही भारत का संविधान का निर्माण हो रहा है। जो 3 वर्ष तक भारत का शासन व्यवस्था चला सकता है, कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा, उसकी चर्चा अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें क्या था? इन दोनों के लिए शामिल होना क्या है भैया? अनिवार्य है। लेकिन पूरे भारत पर तो ब्रिटिश सरकार की हुकूमत कायम नहीं हुई है, देसी रियासत है। तो क्या देसी रियासतों को छोड़ करके इस अखिल भारतीय संघ की कल्पना ब्रिटिश सरकार कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। यही कारण हुआ कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अखिल भारतीय संघ की जो कल्पना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 में, वो विफल रही। क्यों? क्योंकि इसमें देसी रियासतों ने हिस्सा ही नहीं लिया। कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि हम किसी अन्य के अधीन हो जाएं। हमारे पास भले ही छोटा शासन हो, लेकिन हम उस क्षेत्र के राजा है ना। तो राजा होकर के यहाँ पर संघ में शामिल होकर के प्रांत के मुख्यमंत्री बनना स्वीकार तो नहीं करेंगे। इसीलिए देसी रियासत शामिल नहीं हुई और ये अखिल भारतीय संघ की कल्पना क्या हो गई? इस पर कोई कानून ही नहीं बन पाया, क्योंकि देसी रियासतें शामिल ही नहीं हुई। ये बात क्लियर हो गई। अर्थात जब तक भारत गुलाम रहा 1947 ईस्वी तक, तब तक अखिल भारतीय संघ की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं की जा सकी, भले ही अधिनियम में शामिल था। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा देखिएगा, दूसरा है प्रांतों में द्वैध शासन का अंत। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत आज भी एज इट इज ऐसे ही इसको उतार दिया गया है, प्रांतों में द्वैध शासन के अंत को। अर्थात
इसमें यह नियम किया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र 1919 में नियम था, द्वैध शासन की सरकार चलेगी। वही जो लॉर्ड क्लाइव कहां लागू कर रहा था, बंगाल में, कि जो विदेशी मामले हैं, रक्षा मामले हैं तथा राजस्व के मामले हैं, इसको कौन देखेगा, गवर्नर जनरल देखेगा। गवर्नर जनरल कौन बन के बैठा उस समय, लॉर्ड क्लाइव गवर्नर है। बाकी शासन व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी नवाब की थी बंगाल में। वही काम यहां भी है। द्वैध शासन में संघ सरकार इन तीनों मामलों को देख रही है, विदेशी, रक्षा और राजस्व के मामले, और शासन चलाने की जिम्मेदारी किसको दे दी है तुमने, प्रांतीय विधानमंडल को 1919 के चार्टर अधिनियम के तहत। तो कौन प्रांतीय विधानमंडल, जब राजस्व का स्रोत ही नहीं होगा तो हम अपने जनता की रक्षा किस आधार पर करेंगे। इसीलिए ये 1919 का चार्टर अधिनियम यहाँ पर विफल रहा। इसीलिए उसको समीक्षा जब साइमन कमीशन रिपोर्ट के द्वारा दी गई तो 1935 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में दूसरी शर्त यही रखी गई कि हम प्रांतों को स्वतंत्र कर देंगे, प्रांतों से द्वितीय जो द्वैध शासन व्यवस्था था, संघ सरकार का जो संघीय विधानमंडल का हस्तक्षेप होता है उसको समाप्त कर देंगे। इसमें क्या किया गया, प्रांतीय विधानमंडल से द्वैध शासन की समाप्ति की गई, द्वैध शासन को समाप्त किया गया तथा प्रांतीय विधानमंडल अपने प्रांतों में संवैधानिक ढांचे के अनुरूप कानून बनाने के लिए क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। अपने संवैधानिक ढांचे के अनुसार, ढांचे के अनुरूप स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता प्रदान की गई। क्लियर हो गई भैया, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या किया गया इसमें, जो आज की स्थिति में आप देखते हो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसका भी प्रावधान कहा किया गया है, भारत शासन अधिनियम में। अर्थात अगर प्रांतों को आप क्या करोगे, स्वतंत्रता दोगे, तो प्रांतों में स्वतंत्रता के लिए कानून बनाने के लिए अधिकार भी तो दोगे। ये प्रांत किस पर कानून बनाएंगे उस पर भी चर्चा हुई है। इसी में यहां पर क्या किया गया है, केंद्र प्रांतीय विधानमंडल तथा संघीय विधानमंडल के बीच शक्तियों का भी बंटवारा हो गया है। तीसरा पॉइंट देखिए, शक्तियों का पृथक्करण। अर्थात केंद्रीय विधानमंडल तथा प्रांतीय विधानमंडलों के बीच शक्तियों को पृथक करके 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर संघीय विधानमंडल कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं तथा उसके अनुरूप जो है नियम बनाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। उन पर किसी लॉर्ड गवर्नर जनरल की काउंसिल भी उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसी तरह राज्य विधानमंडल पर भी यह नियम लिया गया कि राज्य विधानमंडल के कानूनों पर प्रांतीय विधानमंडल कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इन पर ना तो संघीय विधानमंडल हस्तक्षेप करेगी, ना तो लॉर्ड गवर्नर जनरल की काउंसिल परिषद ही हस्तक्षेप कर सकती है। तीसरा नियम देखिएगा, तीसरा नियम क्या किया गया है कि जो समवर्ती सूची है इस पर संघ सरकार तथा प्रांतीय विधानमंडल, संघीय विधानमंडल तथा प्रांतीय विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। अब दोनों के कानून बनाने में यदि राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल तथा संघीय विधानमंडल के बीच टकराव हुआ तो प्रांतीय विधानमंडल अवहेलना की जाएगी, संघीय विधानमंडल के कानूनों को मान लिया जाएगा। ये कब की स्थिति है, यह लॉर्ड गवर्नर जनरल की काउंसिल परिषद के बाद आपात की स्थिति घोषणा की गई। यदि आपात की स्थिति उत्पन्न हो गई भारत देश में, ऐसी स्थिति में प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून विफल हो जाएगा, संघीय विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून लागू किया जाएगा। दोनों बात समझ में आ गई। अब इसको देखते हैं, क्या इसी को संविधान में भी उतारा गया है? बिल्कुल एज इट इज उतारा गया है। बस इतनी बात है, उसमें एक शब्द जोड़ा गया था कि यदि कोई विषय, यदि कोई कानून जो है, अगर जो है संविधान में इस अध्यादेश में या इस अधिनियम में उल्लिखित नहीं है, लिखा गया है कि यदि भारत शासन अधिनियम 1935 में
कोई भी कानून उल्लिखित नहीं है और उस पर कानून बनाना जायज है, अर्थात भारत की जनता के हितों में कानून बनाने की जो है उसमें मांग चल रही है, तो उस कानून को लॉर्ड गवर्नर जनरल की काउंसिल परिषद बनाएगी। यही इतने में केवल परिवर्तन हुआ है। अब क्या है, अब ये लिखा गया है अवशिष्ट शक्तियां। ये कौन सी शक्तियां हैं? अवशिष्ट। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? रेजिड। दूसरी शक्तियां क्या होती हैं? ये ऐसी शक्तियां हैं कि जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। वर्तमान में सुनना, जिनका उल्लेख हमारे संविधान में, जो स्वतंत्र भारत का संविधान बना है, उसमें नहीं किया गया है, उसको कौन सी शक्ति बोलेंगे? अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। उस अवशिष्ट शक्तियां पर किसी को व्यक्तिगत पावर नहीं दी गई है, केवल उस पर निर्माण कौन करेगी? संसद कर सकती है बस। लेकिन यहां क्या किया गया था? यहां व्यक्तिगत पावर की गई थी, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 की अवधारणा में लॉर्ड गवर्नर जनरल को मजबूती प्रदान की गई है। लेकिन वर्तमान में जो भारतीय संविधान लागू है उसमें इसको संशोधन करके संसद को मजबूत किया गया है। बात समझ में आई? अगर संसद मजबूत होगा, कोई एक व्यक्ति मजबूत नहीं होगा। 543 मेंबर बैठे हुए हैं जो निर्वाचित होकर के, तो इस बार जो है निर्विरोध जीते हैं। कुछ 545 को जो बन के बैठी है हमारी लोकसभा और राज्यसभा, उनके सभी सदस्यों को मिला के जो निर्णय आएगा बहुमत से, उसके आधार कानून बन के आएगा। अब बात समझ में आई? अर्थात केवल इतना ही परिवर्तन हुआ है। इसको देख लीजिए, पहले दोनों में तुलना करवा दें शक्तियों के पृथक्करण में। शक्तियों के पृथक्करण में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। संघ सूची पर कौन कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है भैया? अभी केवल जो शब्द लिखा हुआ है इस समय भारत शासन अधिनियम में वही दिखा रहे हैं, फिर तुलना दोनों से करेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 तथा वर्तमान संविधान से। ठीक है, पहले इसके शब्दों को पूरा लिख लें। संघीय विधानमंडल, तथा राज्य सूची पर कौन कानून बनाएंगे? और ये पूरी स्वतंत्रता है, इस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएंगे भैया? प्रांतीय विधानमंडल। तथा समवर्ती सूची पर, समवर्ती सूची पर संघीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल दोनों को कानून बनाने की आजादी है। लेकिन बस फर्क इतना है कि यदि दोनों के बीच टकराव हुआ तो इस स्थिति में समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय कानूनों को वरीयता दी जाएगी, और यदि आपातकाल की स्थिति लागू हो गई तो इस राज्य सूची की आपात स्थिति घोषणा कौन करेगा? गवर्नर जनरल करेगा। ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान किसको मिल जाएगा? प्रासंघीय विधानमंडल को। इतनी बात समझ में आ गई? अब वर्तमान में तुलना करके दिखाते हैं। वर्तमान में भी यही स्थिति है। वर्तमान इधर देखते हैं, ये हो गया कौन? वर्तमान भारत शासन अधिनियम 1935 की स्थिति। भारत शासन 1935 ईस्वी की स्थिति। बस इसमें क्या है? इसमें एक शब्द है जो आपातकाल की स्थिति में है। इस आपातकाल की घोषणा करेगा लॉर्ड गवर्नर जनरल, और ये जब घोषणा करेगा तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएंगे? संघीय विधानमंडल बनाने लगेगा। इतनी बात समझ में आई भैया? अब बस यही परिवर्तित हो जाएगा। अब वर्तमान की स्थिति दिखा देते हैं। वर्तमान संविधान के अनुसार, वर्तमान संविधान के अनुसार क्या स्थिति है? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची को एज इट इज यहीं से ले लिया गया है। कहां से? भारत शासन अधिनियम के तहत। हाँ, इसमें यह नहीं बताया भैया कि कौन कौन से विषय शामिल है, थोड़ा बहुत छोटा पड़ रहा है।
इसमें संघ सूची में बता दे रहे हैं, बाकी लिखवाते समय लिखवा देंगे। संघ सूची में भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के दौरान यहाँ पर शामिल हो रहे हैं जनगणना, जो आज भी जनगणना इसी में शामिल है। संघ सूची में जनगणना शामिल है तथा विदेशी मामले शामिल हैं। नौसेना, भारतीय सेना जो नौसेना है तथा जो थल सेना है तथा वायुसेना, तीनों सेनाएं, जनगणना, रक्षा के मामले तथा विदेशी मामले किसमें शामिल हैं? संघ सूची में शामिल हैं और आज भी ऐसे ही शामिल हैं। जितनी बातें भारत शासन अधिनियम 1935 में थी संघ सूची में, वो आज भी ऐसे ही हैं। राज्य सूची में कौन कौन से शामिल थे? शिक्षा थी, पुलिस थी, लोक प्रशासन था, लोक व्यवस्था थी और लोक स्वास्थ्य के विषय थे। अब इसको क्रम से लिखवा देंगे, यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रही है। ये राज्य सूची का विषय है, लेकिन वर्तमान स्थिति में राज्य सूची के विषय में क्या किया गया है? जो शिक्षा नामक विषय था राज्य सूची के अंतर, जब भारत स्वतंत्र हुआ, जब संविधान हमारा बना, तो उसमें भी शिक्षा को राज्य सूची के अंतर्गत ही रखा गया। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में राज्य सूची से हटाकर इसे कहां लग दिया गया भैया? समवर्ती सूची में। वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत। इतनी बात समझ में आ गई। इस समवर्ती सूची में क्या शामिल था? जो दंड विधान मंडल थे, जो लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा से 1860 ईस्वी में लागू हुआ है दंड विधान मंडल, आईपीसी, सीआरपीसी इसमें शामिल था। विवाह तथा विवाह विच्छेद शामिल था किसमें? समवर्ती सूची में। अर्थात आईपीसी, सीआरपीसी तथा विवाह विच्छेद के द्वारा जो कानून बनाए गए थे, उसमें कानून बनाने की शक्तियां दोनों को प्राप्त थी। इतनी बात समझ में आ गई। कौन कौन से विषय भारत शासन अधिनियम में रहे हैं? अब वर्तमान में देखिए, वर्तमान में संविधान के अनुसार संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। संघ सूची मूल संविधान में कितने थे भैया? मूल संविधान में 97 थे, वर्तमान में कितने हैं? 100 हैं। उसके बाद राज्य सूची, मूल संविधान में कितनी थी? 66 है। वर्तमान में कितनी है? हाँ भैया, 61 है। राज्य समवर्ती सूची भैया, मूल संविधान में कितनी है? हाँ, कितनी? नहीं, मूल संविधान में 47 थी, वर्तमान में बढ़कर के इसकी संख्या 52 हो गई है। इतनी बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई भैया? ये वर्तमान की स्थिति है। लेकिन जो यहाँ पर और बातें की गई हैं उस पर चर्चा करते हैं। संघ सूची में क्या लिखा गया है कि संघ सूची के विषयों पर संघीय विधानमंडल कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। और अवशिष्ट शक्तियों की वर्णन वर्तमान संविधान में 248 में किया गया है। अनुच्छेद याद रखना, क्रम से लिखवाएंगे अभी। अनुच्छेद 248 में कहा गया है कि यदि जो है अवशिष्ट जो ऐसी शक्तियां जो संविधान में उल्लिखित नहीं है, उस पर कानून बनाने के लिए कौन स्वतंत्र है? संसद को कानून दिया गया। किस पर? संसद उस पर कानूनों का निर्माण करेगी। अवशिष्ट शक्तियां, ऐसे कानून जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, उन कानूनों का निर्माण कौन करेगी? संसद। कहां लिखा गया है? अनुच्छेद 248 में लिखा गया है। अगला 248 के बाद फिर 249 आता है। 249 में लिखा गया है, जो अभी यहाँ पर आपको बता के आए, ऐसे विषय जो राज्य सूची के महत्वपूर्ण हो गए हों और लॉर्ड गवर्नर जनरल को लग रहा हो कि ये सूची प्रांतीय विधानमंडल के अलावा संघीय विधानमंडल बनाए कानून तो उचित होगा, तो इसकी भी चर्चा कहां की गई है? केवल संशोधन करके संविधान में अनुच्छेद 249 में किया गया है कि यदि वर्तमान समय में राज्य सूची का ऐसा कोई विषय जो राष्ट्रीय महत्व का प्रतीत हो रहा हो, तो उस पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा, बस फर्क यही है कि लोकसभा पहल नहीं करेगी, पहल कौन करेगी? राज्यसभा पहल करेगी। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करेगी और उस प्रस्ताव के आधार पर वो कानून बन जाएगा। कौन सा विषय? जो राज्य सूची का महत्वपूर्ण हो चुका है राष्ट्रीय महत्व को लेकर, लेकिन इसके तहत बनाया गया कानून की अवधि केवल कितने वर्ष? 1 वर्ष ही प्रभावी रहेगी।
1 वर्ष के बाद अगर पुनः इसको लागू करवाना है और राष्ट्रीय महत्व का विषय बना ही हुआ है वो प्रांतीय प्रांत राज्य सूची का विषय, तो पुनः यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी अनुच्छेद 249 के तहत। इतनी बात समझ में आ गई। 249 की कंडीशन समझ में आई, तब 250 की कंडीशन समझिए। 250 स्थिति में जो ये लॉर्ड गवर्नर जनरल को प्रावधान किया गया है, यदि आपात की स्थिति लागू होगी तो लॉर्ड गवर्नर जनरल काउंसिल परिषद को आदेश देगा कि आप संघ सूची प्रांतीय सूची के विषयों पर भी कानून कौन बनाएगी, संघ सूची। यहां पर किसको पावर दी गई है, लॉर्ड गवर्नर जनरल को। लेकिन यहां पर अनुच्छेद 250 में सीधा इतना लिखा गया है कि जब कभी 352 वर्तमान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके तहत होती है, संविधान वाले सर पढ़ाए होंगे, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात। जब भी भारत देश में कभी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी तो अनुच्छेद 250 में लिखा गया है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए संघ की सरकार को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। कब, लेकिन कंडीशन है कि वो आपातकाल लगा हो किसके तहत, 352 के तहत। ये बात समझ में आ गई। ये कहां लिखा गया है, 250 में। क्या भारत शासन अधिनियम का वर्तमान में प्रभाव दिख रहा है संविधान में, दिख रहे हैं ना। बस थोड़ा बहुत संशोधन हुआ है, लेकिन भारत शासन अधिनियम का लगभग 85 से 90% एज इट इज उतार दिया गया है यहीं पर। ठीक हो गया। तीसरी कंडीशन है 1952 में। 1952 में यहां भी लिखा गया है कि जब भी दो प्रांतीय विधानमंडल, यहां पर लिखा गया है भारत शासन अधिनियम 1935 में कि जब दो प्रांतीय विधानमंडल अपने कानूनों को राज्यसभा राज्य सूची के विषयों के कानूनों को बनाने में सक्षम ना हो, उनके पास उस तरह के मंत्री उपलब्ध ना हो, तो उस स्थिति में संघीय विधानमंडल उस पर विचार कर सकती है। यही काम 251 में भी किया गया है कि 252 में, 251 चर्चा कर चुके हैं, 252 में किया गया है कि यदि दो प्रांतीय विधानमंडल उस समय था, इस समय क्या लिखा गया है, यदि दो राज्यों की सरकारों के द्वारा यदि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने में असक्षम हो या कानून बनाने के लिए निवेदन करें, किससे, संसद से, कि हमारी जो राज्य सूची है इस राज्य सूची के विषयों पर आप कानून बना दीजिए, तो संसद जो है या संघ सरकार उस राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। कब, अनुच्छेद 252 कहता है कि ये स्थिति तब उत्पन्न होगी जो कम से कम 2 या 2 से अधिक प्रांतीय विधानमंडल ऐसा निवेदन करें। ये बात समझ में आ गई। और ये 251 छूट गया है। 251 में लिखा गया है कि जो अनुच्छेद 249 और 250 के तहत जो कानून बनाएंगे, कभी भी यदि प्रांतीय विधानमंडल या संघीय विधानमंडल के बीच टकराव की स्थिति हुई तो जो संघीय कानून बना है उसी को माना जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। 253 को एज इट इज उतार दिया गया है कि उस समय 253 इसलिए जोड़ा गया है, इसमें चर्चा इसकी ज्यादा नहीं की गई 53 की, 53 एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। 53 वर्तमान की स्थिति में 253 में क्या लिखा गया है, यदि भारत सरकार किसी विदेशी राज्य सूची के किसी महत्वपूर्ण विषय पर विदेशी देश किसी दूसरे देश में जाकर उस पर कोई सहमति या हस्ताक्षर कर देती है तो वो फिर क्या हो जाएगी, राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का बन जाएगा और उस राष्ट्रीय महत्व पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाएगा, संसद को प्राप्त हो जाएगा। कब, जब भारत की सरकार किसी विदेशी मामलों के साथ क्या कर लेगी, संधि कर लेगी। ये कहां लिखा गया है, 253 में लिखा गया है। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, इसलिए 253 पर चर्चा उस समय नहीं की गई थी। 253 क्योंकि ब्रिटिश की सरकार है, अब ब्रिटिश के सर्वोच्च राजा बैठे हुए हैं तो राजा से ऊपर कौन सा कानून बनेगा, इसीलिए 253 का जो प्रावधान था ये बाद में जोड़ा गया। ठीक, अब 254 अभी आपको बता के है समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची में भारत शासन अधिनियम 1935 में भी लिखा है कि दोनों कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा ही 254 में भी लिखा गया वर्तमान संविधान में कि 254 के अनुसार समवर्ती सूची के जितने विषय हैं उसमें जो संसद है तथा राज्य विधानमंडल है दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों के बीच में टकराव हुआ तो संघीय विधानमंडल का कानून मान्य किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो दोनों की तुलना हो गई किसके बीच, शक्तियों के पृथक्करण के बीच। इतनी बात हुई, केवल इतनी ही बातें नहीं हुई हैं, और आगे बातें हुई हैं। इसी के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। 1773 ईस्वी में हमने आपको दिखाया था कि संघीय न्यायालय की स्थापना, तीसरा पॉइंट यहां दिख रहा है क्या, वीडियो में दिख रहा है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखिए, संघीय न्यायालय की स्थापना।
संघीय न्यायालय की स्थापना, न्यायालय की शुरुआत कब हो रही है? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार प्रावधान करके कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया जाता है। इसकी चर्चा बता चुके हैं हेस्टिंग के कार्यकाल में। अब इसके बाद अगली बार 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में इस संघीय न्यायालय की कल्पना को विस्तार दिया गया है। अर्थात जो बंगाल में जो 1773 ईस्वी में स्थापित न्यायालय था उसका नाम क्या था? सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन अब इसका नाम परिवर्तित क्या कर रहे हैं? संघीय न्यायालय। वो स्थापित कहाँ हो रही है? कलकत्ता में। ये स्थापित संघीय न्यायालय कहाँ होगा? दिल्ली में। संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की जाती है। कहां पर उल्लेख है इसका? 1935 में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 2 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। कितने भैया? एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को दिल्ली में की जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? कहां की जा रही भैया? 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को दिल्ली में की जाती है। इसका दूसरा प्रश्न बनता है कि संघीय न्यायालय, पहले रुक जाओ उसको बता देते हैं। संघीय न्यायालय जो है ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय भारत का दिल्ली में बैठा हुआ है, यह स्थिति संघीय न्यायालय की नहीं थी। वर्तमान की स्थिति से संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में, क्योंकि इस समय भारत गुलाम है, तो भारत में जो न्यायालय स्थापित होंगे इससे ऊपर कौन होंगे? ब्रिटिश में स्थापित प्रिवी काउंसिल होगी। अर्थात इस संघीय न्यायालय के ऊपर भी ये संघीय न्यायालय को अंतिम शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। अर्थात संघीय न्यायालय के निर्णय अंतिम नहीं होगा। संघीय न्यायालय के निर्णय के खिलाफ ब्रिटेन के लंदन में स्थापित प्रिवी काउंसिल में अपील दायर की जाती है। जैसे वर्तमान समय में जो हमारी कोर्ट स्थापित हैं, हाई कोर्ट में अगर दीवानी में कोई व्यक्ति हारता है तो कहां डालता है अपील? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से भी हारता है तो कहां डालता है? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसको जो सुप्रीम कोर्ट, तो अभी वर्तमान में इसके ऊपर कोई कोर्ट भारत में नहीं है, तो उसके खिलाफ आप जाते नहीं हैं, फिर केवल क्षमा याचना के लिए कहा जाते हैं? राष्ट्रपति महोदय के पास। लेकिन यहाँ पर संघीय न्यायालय की स्थापना में इसको सर्वोच्च शक्ति प्राप्त नहीं की गई थी। अर्थात इस संघीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ भी अपील की जाएगी। कहां? लंदन के प्रिवी काउंसिल में। अर्थात ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। लिख सकते हैं अब, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके खिलाफ लंदन के प्रिवी काउंसिल में हम अपील कर सकते हैं। जब इसके निर्णयों के खिलाफ अगर अपील कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कैसे हुआ? इतनी बात समझ में आ गई। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वेर को बनाया गया है। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने भैया? पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वेर, मॉरिस ग्वेर को बनाया गया है। यह हो गई संघीय न्यायालय की स्थापना तथा भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद देश की आजादी तक तथा देश के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बनने तक, अर्थात 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हो रहा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? 28 जनवरी 1950 ईस्वी तक। और 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हो रही है। अर्थात 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी से 28 जनवरी 1950 ईस्वी तक इस संघीय न्यायालय में कुल 4 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। कितने? 4। संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। और यही हीरालाल जे कानिया 28 जनवरी 1950 ईस्वी को जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश भी बनाए गए। इतनी बात समझ में आ गई। अब संघीय न्यायालय 28 जनवरी 1950 के बाद अस्तित्व में नहीं रहा। इतनी बात पूरी समझ में आ गई संघीय न्यायालय की। संघीय न्यायालय के बाद इसने बात कही कि अगर इतनी स्वायत्तता, भैया शांत रहो नहीं समझ में नहीं आएगा फिर।
अगर इतनी स्वायत्तता संघीय सरकार को तथा गवर्नर जनरल की काउंसिल परिषद को तथा प्रांतीय विधानमंडल को हम दे रहे हैं, तो क्या वो भारत शासन अधिनियम 1935 में संशोधन कर सकती है? क्या कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार के द्वारा बन के भारत में थोपित किया गया है कि इसको लागू करिए। तो जो बनाया है उसी संसद से इसका जो है परिवर्तन किया जाएगा। इसके अध्यादेशों में परिवर्तन करने का अधिकार ना तो गवर्नर जनरल की काउंसिल परिषद को था, ना तो संघीय विधानमंडल को था, ना प्रांतीय विधानमंडल को था। अगर इसमें कोई संशोधन कर सकता था भारत शासन अधिनियम 1935 में, तो ब्रिटिश संसद कर सकती थी। इसीलिए इसी में इसका प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। पांचवा पॉइंट, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 में किसी के द्वारा, अर्थात न लॉर्ड गवर्नर जनरल की काउंसिल परिषद के द्वारा, न संघीय विधानमंडल के द्वारा, न प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश संसद के अलावा कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। 1935। इसके बाद क्या किया गया? छठा पॉइंट, भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। 1858 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत जिस भारत परिषद का गठन किया गया था, क्योंकि 1858 का चार्टर अधिनियम आने से पहले भारत किसका गुलाम था? कंपनी का नहीं, ब्रिटिश सरकार का गुलाम नहीं है। अभी कंपनी का शासन स्थापित है। केवल कंपनी में 50% शेयर लगा के बैठे हैं कौन? ब्रिटेन के राजा। इसलिए सीधा शासन ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश संसद का भारत पर नहीं है। 1858 ईस्वी अर्थात 1857 की जो क्रांति हुई है, वो ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए कानून का पालन अभी नहीं हो रहा है। अभी कंपनी के अधीन जो नियंत्रणाधीन है, उसी की सेना के द्वारा 1857 का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया है। 1858 का चार्टर अधिनियम आने के बाद ब्रिटिश भारत का जो शासन है सीधा ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ है। ठीक, इसी ब्रिटिश सरकार के अधीन जब हुआ 1858 ईस्वी में, इसी चार्टर अधिनियम के तहत भारत परिषद की ही व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था का अब अंत कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब शक्तियों का जब पृथक्करण हो गया है, तो संपूर्ण शक्तियां भारत में जब बांट दी गई हैं, तब भारत परिषद की जरूरत समझ में नहीं आई। छठा, भारत परिषद का अंत। ये भारत परिषद थी कहां? ये भारत परिषद ब्रिटेन में थी। अर्थात इस गवर्नर जनरल के द्वारा जितने भी काम किए जाते थे, इसकी रिपोर्ट सीधा सरकार को नहीं दी जाती थी। ये रिपोर्ट किसको देगा? भारत परिषद को देगा। और भारत परिषद उस कानून को जो भारत में इंप्लीमेंट हुए हैं, उस रिपोर्ट को कहां रखती थी? ब्रिटिश संसद में रखती थी। तो भारत परिषद कहां थी? ब्रिटेन में थी। अर्थात इसका अंत कर दिया गया। भारतीय परिषद का अंत। आठवां काम यह भी किया गया, इसको भी विधिवत अपनाया जा रहा है, आज तक अपनाया जा रहा है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए पहले क्या किया गया था? पहले 1909 में मुस्लिमों तक सीमित था, 1932 में इसको दलितों तक लाया गया सांप्रदायिक निर्वाचन को। अब इसको भारत शासन 1935 ईस्वी में सिखों, महिलाओं तथा मजदूर वर्गों तक भी सीमित कर दिया गया। अर्थात इसका विस्तार बढ़ा दिया गया। पहले कहां किया गया था? 1909 में मुस्लिम, 1932 में कहा भैया? दलितों तक सीमित था। 1935 आते आते सिखों, ईसाइयों
तथा समाज के उन सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया जो अल्पसंख्यक की स्थिति में हैं, तथा महिलाओं एवं मजदूरों तक, महिलाओं एवं मजदूरों तक बढ़ा दिया गया है। 1932 को धर्म के आधार पर विभाजन कह सकते हैं। किसको? 1932 में जो हुआ है ये दलित वाला, हाँ। दलित पूना पैक्ट जो हुआ था, धर्म के आधार पर विभाजन नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर धर्म के आधार पर विभाजन नहीं चाहते थे, वो धर्म का आधार ही नहीं मानते थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का उद्देश्य ये था कि ये वो दलित जो देशी रियासतों के द्वारा इतने प्रताड़ित किए गए हैं, जिनको पानी पीने का भी अधिकार नहीं, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, जहां पर राजा राजकुमारों के बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ बैठ नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में दलितों के लिए जब अलग से कानून बन जाएगा, या अलग से प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, या हम अलग से आरक्षण की व्यवस्था मिल जाएगी, या सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के लिए हमारी मांगे मान ली जाएंगी, तो हम अपने लिए, अपने समाज के लिए अलग से स्कूल, अलग से कानून तथा उनके हितों के लिए जो भी काम हो सकेगा उसको बना सकते हैं। धर्म के आधार पर राजनीति करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं जाने जाते हैं। उनका उद्देश्य केवल दलितों का उत्थान करना था, बस। धर्म का आधार नहीं मान सकते हैं। बिल्कुल, धर्म के आधार पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसकी मांग किए ही नहीं है। नहीं, मांग नहीं, दलित केवल दलितों का उत्थान चाहते हैं, धर्म नहीं। दलित हिंदुओं से अलग है क्या? मुस्लिम धर्म है, वो धर्म के आधार पर विभेद हुआ। केवल ये चाहते थे कि इनको हिंदुओं से अलग माना जाए। ये किसकी सोच है? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। लेकिन धर्म के आधार पर विभेद नहीं चाहते थे वो केवल प्रतिनिधित्व चाहते थे दलितों का, कि दलितों का भी प्रतिनिधित्व हो, बस। जो बात आगे चल के 47 से 147 सीटें महात्मा गांधी जी के द्वारा दे ही दी गई विधानमंडलों में, बात क्लियर हो गई। धर्म का विभाजन नहीं मान सकते हैं। धर्म का विभाजन मानोगे तो 1909 में जाना पड़ेगा आपको। पार्लियामेंटो अनाउंसमेंट में ये प्रावधान किया गया था कि हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग किया गया है 1909 में। यहाँ विभाजन नहीं हुआ है, केवल आरक्षण को बढ़ा रहा है। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आरक्षण नीति का विस्तार कर रहा है। महिलाओं को भी मौका दिया, सिखों को भी मौका दिया, तथा मजदूरों को भी मौका दिया, और ईसाई को भी मौका दिया। दलितों को तो 1932 में मिल ही गया है। केवल इस आरक्षण नीति का विस्तार किया गया है। क्या यहाँ पर कहीं सिखों को अलग किया गया? नहीं। संघीय विधानमंडल तथा प्रांतीय विधानमंडलों में इनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए इसको जोड़ा गया है, इनको अलग नहीं किया गया है। न कि यह कहा गया है कि हम सिखों को अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे, नहीं, ये शब्द नहीं लिखा गया है। और आज भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि सिखों को हम अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे। सिखों की भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था में सुनिश्चित होगी, ऐसा उल्लेख पहले भी है और आज भी है। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या दलितों के लिए आज के संविधान में लिखा हुआ है कि दलित अलग से धर्म के आधार पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं ना। उनके लिए सीटें आरक्षित हैं, इस सीटों पर केवल दलित वर्ग ही लड़ सकता है, अर्थात SC ST SC के लिए अलग सीटें रिजर्व हैं। अगर उस राज्य में ST की जनसंख्या निवास करती है तो ST जातियों के लिए, जनजातियों के लिए अलग से सीटें रिजर्व हैं, लेकिन उनको ये धर्म के आधार पर विभाजन करके सीटें नहीं दी गई हैं, केवल उनका प्रतिनिधित्व दर्शाने के लिए सीटें दी गई हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी भारत शासन अधिनियम में और बातें हुई। इसी भारत शासन अधिनियम में भारत की मुद्रा तथा साख को सुरक्षित रखने के लिए RBI की भी स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। 9वां पॉइंट, भारत की मुद्रा तथा साख को सुरक्षित रखने के लिए RBI की स्थापना की गई, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इतनी बात समझ में आ गई। RBI की स्थापना पूछेगा किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई है? 1935 ईस्वी के। किसकी सिफारिश पर की गई है? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग सिफारिश कब दे रहा है? 1934 ईस्वी में।
1935 में स्थापना हो रही, आगे आप बता रहे हैं, लेकिन ये सिफारिशें कब पेश हो रही हैं? यंग हिल्टन आयोग की 1934 ईस्वी में। आरबीआई की स्थापना में सिफारिश कौन कर रहे हैं? यंग हिल्टन आयोग। तथा इसी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश कब दे रहे हैं? 1934 ईस्वी में। ये बात समझ में आ गई भैया। और इसके पहले जो है गवर्नर कौन बनाए जाते हैं? अथवा सॉरी, इसकी स्थापना कब होती है? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर भारत में कर दी जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित है? मुंबई में। ये बात क्लियर हो गई। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? ओसबोर्न स्मिथ को बनाया जाता है। 1935 से 1937 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। फिर पूछता है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। 1943 ईस्वी में उनको गवर्नर जनरल बनाया जाता है। स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। पहले गवर्नर कौन है भैया? ओसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। फिर पूछता है अगला प्रश्न, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? इसका लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। इतनी बात क्लियर हो गई भैया। 9वां पॉइंट भी इसमें जोड़ा गया। कितने हो गए? 9। 10वां पॉइंट क्या था? 10वां पॉइंट था कि जो बर्मा था, बर्मा को 3 युद्धों के द्वारा संपूर्ण भारत में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में मिला लिया गया था। 1885 में 1885 से 86 के तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल चल रहा था। 1884 से 88 तक लॉर्ड डफरिन भारत का गवर्नर जनरल बन के बैठा है। इसी के कार्यकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और तृतीय आंग्ल बर्मा के तहत संपूर्ण बर्मा को भारत में विलय करते हुए ब्रिटिश सरकार के अधीन एक प्रांत बना दिया गया। क्लियर हो गया। पहला युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 और 25 में 26 ईस्वी तक चलता। 1824 से 26 ईस्वी तक। ये भी चित्र के माध्यम से हमने आपको दिखाया है कि लोअर बर्मा तथा पीगू को पहली बार मिलाया गया। याद आया? चित्रात्मक अध्ययन कराते हुए इतिहास में हमने आपको दिखाया है कि लोअर बर्मा और पीगू को किसमें मिला लिया गया था? भारत में मिला लिया पहली बार। क्लियर हो गया। द्वितीय बार कब हुआ? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में फिर चित्रात्मक अध्ययन करवाए कि जो बर्मा का ऊपरी क्षेत्र था इसको द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में मिला लिया गया था। क्लियर हो गया। 1852 ईस्वी में चित्र भी बनाए होंगे, चित्रात्मक अध्ययन भी किए होंगे, फिर भी याद नहीं है। फिर तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1885 से 1886 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हो रहा है और इसके कार्यकाल में संपूर्ण बंगबर्मा को भारत का अंग बना लिया गया और भारत का अंग बनाते हुए ब्रिटिश सरकार के अधीन एक प्रांत घोषित कर दिया गया। जो ब्रिटिश सरकार के अधीन एक प्रांत है इसको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत स्वतंत्र कर दिया गया। कहीं जगह है थोड़ा सा? 10वां पॉइंट, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इन 10 बातों पे चर्चा एज इट इज किसमें की गई है? भारत शासन अधिनियम में की गई है, जिसको ऐसे ही कुछ संशोधनों के तहत भारत का जो वर्तमान संविधान है जिसको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया है भारत में, उसमें ऐसे ही उतार दिया गया है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है इस पर ज्यादातर प्रभाव भारत शासन अधिनियम का है। और इसी भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से जब भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद किया गया था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था, उतने स्थिति तक इसी भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के दौरान
भारत की शासन व्यवस्था संचालित की जाती रही। प्रश्न पूछता है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 26 जनवरी 1945 ईस्वी के दौरान भारत की शासन व्यवस्था का संचालन का आधार क्या था? वो आधार क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935 था। ये इतनी चर्चा हो गई भारत शासन अधिनियम 1935 की। अब इसे क्रम से लिख लीजिए। इतनी बातें समझ गए भैया? अगर इसको समझ गए हो तो आधे संविधान को समझ गए हो। केवल अनुच्छेदों को केवल पढ़ाना रहेगा, बाकी सारी चीजें इसी से उतारी गई हैं। ठीक भैया, अब लिखिए। हेडिंग डालिए, लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल 1931 से 36 चल रहा था, इसी के कार्यकाल में भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। हेडिंग डालिए, भारत शासन अधिनियम 1935। पहली हेडिंग डालिए, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। पहली हेडिंग डालिए, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ को अखिल भारतीय संघ का निर्माण, अखिल भारतीय संघ का निर्माण ब्रिटिश प्रांत के अखिल भारतीय संघ का निर्माण, ज्यादा तेज होगा तो बताना, अखिल भारतीय संघ का निर्माण 11 ब्रिटिश प्रांतों, इसको पेन चेंज कर लेना ताकि दिखता रहे कि जब नोट्स खोलो तो, 11 ब्रिटिश प्रांतों, कामा 6 चीफ कमिश्नरी प्रांतों तथा 6 चीफ कमिश्नरी प्रांतों तथा उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था, तथा उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था, तथा उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से, या ब्रैकेट में लिखना अपनी इच्छा के अनुसार, जो स्वेच्छा से अखिल भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी, जो स्वेच्छा से अखिल भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी। ब्रिटिश प्रांतों तथा देशी रियासतों का, ब्रिटिश प्रांतों तथा देशी रियासतों का, ब्रिटिश प्रांतों तथा देशी रियासतों का अखिल भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य था। ब्रिटिश प्रांतों तथा चीफ कमिश्नरी प्रांतों का, ब्रिटिश प्रांतों तथा चीफ कमिश्नरी प्रांतों का अखिल भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का शामिल होना अनिवार्य नहीं था, किंतु देशी रियासतों का शामिल होना अनिवार्य नहीं था। किंतु देशी रियासतों का अखिल भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य नहीं था, अर्थात केवल उनकी इच्छा पर डिपेंड था कि कौन सी देशी रियासत अखिल भारतीय संघ में शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा। अगली लाइन से लिखिए, देशी रियासतें अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई, देशी रियासतें अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई, देशी रियासतें अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई। इसी कारण
अखिल भारतीय संघ की कल्पना, अखिल भारतीय संघ की कल्पना पर 1935 ईस्वी में कोई नियम नहीं बनाए गए। क्लियर हो गया भैया? कैसे शामिल हुई, क्यों इसका निर्माण नहीं हुआ, सारी बातें लिखवा दिए हैं। किसका अनिवार्य था शामिल होना, किसका नहीं था। हो गया भैया? दूसरा लिखिए, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत। हेडिंग डालिए, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत। इसके तहत इसके तहत प्रांतीय विधानमंडलों से प्रांतीय विधानमंडलों से प्रांतीय विधानमंडलों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय विधानमंडलों को अपने प्रांतों में कानूनों के निर्माण प्रांतीय विधानमंडलों को द्वैध शासन समाप्त कर दिया, लिख दिया हो ना। प्रांतीय विधानमंडलों को अपने प्रांतों में कानूनों का निर्माण तथा शासन चलाने के लिए स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता प्रदान की गई। चलाने के लिए स्वायत्तता लिखा होगा, स्वायत्तता ये लिखा हुआ, स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता प्रदान की गई। स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता प्रदान की गई मतलब अब कोई भी संघीय विधानमंडल प्रांतों की शासन व्यवस्था में तथा उनके कानूनों के निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगली हेडिंग डालिए, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण, हेडिंग डालिए शक्तियों, तीसरी हेडिंग डालिए शक्तियों का पृथक्करण। हेडिंग डालिए शक्तियों का पृथक्करण। इसके तहत परिसंघीय विधानमंडल इसके तहत परिसंघीय विधानमंडल तथा प्रांतीय विधानमंडलों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। शक्तियों का बंटवारा किया गया। शक्तियों का बंटवारा किया गया। शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाते हुए 3 सूचियां बनाई गई। शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाते हुए 3 सूचियां बनाई गई। 3 सूचियां बनाई गई। 3 सूचियां बनाई गई। नंबर 1, हेडिंग डालिए भैया संघ सूची। हेडिंग डालिए संघ सूची। हेडिंग डालिए संघ सूची। नंबर 2, राज्य सूची। नंबर 2, राज्य सूची। नंबर 2, राज्य सूची। नंबर 3, समवर्ती सूची। अब हेडिंग डालिए संघ सूची। अब हेडिंग डालिए संघ सूची।
अब हेडिंग डालिए संघ सूची। संघ सूची के विषयों पर, संघ सूची के विषयों पर, संघ सूची के विषयों पर संघीय विधानमंडल को संघीय विधानमंडल को कानून बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। अर्थात संघीय विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों में अर्थात संघीय विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं था। किसी का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं था। किसी का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं था। अगली हेडिंग डालिए राज्य सूची। अगली हेडिंग डालिए राज्य सूची। राज्य सॉरी संघ सूची कुछ विषय लिख लीजिए भैया। संघ सूची के विषय, राज्य सूची काटिए थोड़ा सा, विषय नहीं लिखवाए ना। लिखिए संघ सूची के विषय। हेडिंग डालिए संघ सूची के विषय। विदेशी मामले, विदेशी मामले ये वो मामले हैं जो अभी भारत शासन अधिनियम 1935 में हैं। विदेशी मामले, रक्षा मामले, भारत की मुद्रा तथा साख, भारत की मुद्रा तथा साख, कामा नौसेना, वायुसेना तथा थल सेना, नौसेना, वायुसेना तथा थल सेना एवं जनगणना को शामिल किया गया था। एवं जनगणना को संघ सूची में शामिल किया गया था। एवं जनगणना को संघ सूची में शामिल किया गया था। अब हेडिंग